जी सलाम, हिंदुस्तान की उम्मीद। आदाब नाज़रीन, जी सलाम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। भीमा कोरेगांव तशद्दुद की जांच कर रही पुणे पुलिस को इस मामले के तार कांग्रेस की सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह से जुड़ते लग रहे हैं। पुणे पुलिस के मुताबिक इस तशद्दुद में वो दिग्विजय सिंह की शुमालियत पर जांच कर रहे हैं। पुणे पुलिस ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो जांच के लिए दिग्विजय को समन भी भेजा जा सकता है। मामले में आए इस नए मोड़ के बाद जहां बीजेपी कांग्रेस को लेकर हमलावर है, तो वही कांग्रेस इस मामले में साजिश की बात कर रही है। देखिए ये रिपोर्ट। भीमा कोरेगांव तशद्दुद मामले में पुणे पुलिस मध्य प्रदेश के साबिक वजीर आला और कांग्रेस के कद्दावर लीडर दिग्विजय सिंह से पूछताछ कर सकती है। पुणे पुलिस ने माना है कि माओ नवाज हामी लीडरान के मोबाइल नंबरों की जांच के दौरान एक नंबर मिला था। अब पुलिस की जांच में इंकशाफ हुआ है कि ये नंबर कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह का ही है। पुणे पुलिस के डीसीपी सुहास बावचे ने कहा कि ये जांच बहुत हसास और हाई प्रोफाइल लोगों से जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो दिग्विजय सिंह को जांच में जुड़ने के लिए समन भी कर सकते हैं। हेलो, सुहास सर। हाँ अंकुर त्यागी बात कर रहा हूँ सर, जी न्यूज से, मुंबई। हाँ जी बोलिए सर। बस मुझे कुछ चीजें आपसे जाननी थी कि क्या ये वाली बात सही है कि दिग्विजय सिंह का जो नंबर है, वो जो दिग्विजय सिंह का बताया जा रहा था, वो नंबर वेरीफाई हो चुका है पुणे पुलिस के जरिए? अभी के स्टेज में बस किसी लेटर में, मतलब जो थर्ड पर्सन के लेटर में रेफरेंस आया है जी, कुछ एजिटेशन या फिर इस तरीके से ये चीजों के बारे में हेल्प के लिए जी, वो करते हैं। तो इस पे पूछताछ की जा सकती है। ये तो माना जा सकता है कि पूछताछ। देखिए, अगर वो किसी तरीके से या फिर किसी एंगल से अगर इन्वॉल्वमेंट दिखता है या फिर वैसा क्लियर होता है जी, तो ही फिर उसके बाद में अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर आगे इन्वेस्टिगेशन के लिए ये होगा, जो भी कुछ जरूरत पड़ेगी तो उस तरीके से आगे प्रोसीड होगा। जी जी, लेकिन ये वाली बात तो कंफर्म है कि जो नंबर दिग्विजय सिंह का बताया जा रहा था वो उनके नाम से वेरीफाई हुआ, ये बात तो सच है ना सर? नंबर तो यार नाम से दिखता है, लेकिन अभी काफी सारी चीजें होती है कि खाली बस नंबर ये होने से एकदम से ये नहीं कर सकते ना, डायरेक्टली कोरिलेट नहीं कर सकते। तो जो चीजें है वो इन्वेस्टिगेशन वाला पार्ट है। अभी हम ऐसे ही कोई किसी चीज को नकार नहीं रहे, इन्वेस्टिगेशन वाला पार्ट है। तो इन्वेस्टिगेशन के चलते आगे क्या चीजें उसमें से ये निकल के आएगी वो तो हम भी नहीं बोल सकते ना। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू मुझसे बात करने के लिए। थैंक यू। इस इल्जाम के बाद खुद दिग्विजय सिंह का रद्देमल आना भी लाजमी था और वो आया भी। दिग्विजय ने कहा कि मुझसे बीजेपी और आरएसएस डरती है, इसीलिए उनके खिलाफ झूठा मामला बनाती है। दिग्विजय ने कहा कि अगर वाकई ऐसा है तो पीएम और राजनाथ उनके खिलाफ कार्रवाई करके दिखाएं। दिग्विजय सिंह से भाजपा और आरएसएस घबराती है। जिस फोन नंबर का वो जिक्र कर रहे हैं वो तो राज्यसभा के पोर्टल पर सार्वजनिक है, हजारों लोगों को वो नंबर मालूम है, जिसका मैंने पिछले 4 साल से उपयोग बंद कर दिया। अब उसके बारे में मैं पूर्व में भी कह चुका हूं कि यदि दिग्विजय सिंह किसी भी अराष्ट्रीय गतिविधियों में लिप्त है तो मोदी जी आप, राजनाथ सिंह जी आप, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी फडणवीस जी आप को पूरी छूट है कि मेरे खिलाफ आप जो कार्रवाई करना करके साहस दिखाएं। अब बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी के कौमी तर्जुमान संबित पात्रा ने कहा कि दिग्विजय सिंह के तार नक्सलियों से जुड़े हुए हैं, इसकी जांच पुणे पुलिस आगे करेगी। क्या अब राहुल गांधी दिग्विजय सिंह को पार्टी से निकालेंगे या फिर उन्हें इनकलाबी बताएंगे? मैं ये सवाल राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है। नक्सलिज्म के कारण हजारों लोगों को मौत के घाट उतारा गया है। ऐसे में जब उनके आला नेता दिग्विजय जी का नाम आता है, क्या राहुल गांधी जी दिग्विजय जी को कांग्रेस पार्टी से तत्क्षणात निलंबित करेंगे, उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे,
या नेशनल सिक्योरिटी और राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय पर राहुल गांधी केवल और केवल राजनीति करेंगे, उन्हें क्रांतिकारी मानेंगे और कोई कार्यवाही नहीं करेंगे। वहीं कांग्रेस इस पूरे मामले को फर्जीवाड़ा बता रही है। उनका कहना है कि क्या पुलिस इलेक्शन में बीजेपी की शिकस्त को देखकर जागी है। वहीं एनसीपी का कहना है कि ये सब कलीदी मुलजिम को बचाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि भीमा कोरेगांव के पीछे संघ का हाथ है। तो बिल्कुल है, वे तो बिल्कुल है। जैसे राम मंदिर याद आता है चुनाव के 4 दिन पहले, वैसे इनको ये सब याद आ गया है। भाई ये सब तहकीकातें तो कब से चल रही है ना, आज थोड़ी है। आज जिन लोगों को जो भी पुणे में लोग पड़ गए हैं, उनकी चिट्ठियां जो है ना जाने कब से ये लोग उसको देख रहे हैं। देखिए, चुनाव चल रहा है मध्य प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरह से डरी हुई है और सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश की जनता उखाड़ फेंकने के पूरे मूड में है और वो राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार वहां पर बनाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और इनके नेता डरे हुए हैं सब जगह पे, इसीलिए कहीं न कहीं कांग्रेस के नेताओं को बदनाम करने की एक साजिश रच रही है। पुणे पुलिस महाराष्ट्र सरकार के इशारे पर सारे फर्जीवाड़े रच रही है। भीमा कोरेगांव के जो मुख्य आरोपी हैं उन्हें बचाने का प्रयास हुआ, अर्बन नक्सल की थ्योरी आगे लाई गई, पहले प्रधानमंत्री की जान को खतरे का मामला आगे लाया गया, अब दिग्विजय जी को जोड़ा जा रहा है। पूरी तरह से बीजेपी का फर्जीवाड़ा पुणे पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है। दरअसल जून में गिरफ्तार एक्टिविस्ट रोना विल्सन को नक्सली लीडर मिलिंद टेलटुंबडे का खत मिला था। इस खत में लिखा था कि कई लीडर उनकी मदद करने को तैयार हैं। इस मामले में जब माओ नवाज हामी लीडरान प्रकाश उर्फ ऋतुपर्ण गोस्वामी और सुरेंद्र गाडलिंग के मोबाइल नंबर की जांच की गई, तो एक जांच में पाया गया कि एक नंबर उसमें से मध्य प्रदेश के साबिक सीएम और कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह का था। अब 28 नवंबर को मध्य प्रदेश में असेंबली इंतखाबात हैं, जहां अब बीजेपी की हवा को कमजोर बताया जा रहा था, वहीं इस मामले ने बीजेपी को टॉनिक तो जरूर दिया है, जो इस कमजोर हवा को सियासी तूफान में भी बदल सकता है। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस इसका क्या तोड़ लेकर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। तो क्या वाकई में दिग्विजय सिंह का कोई नक्सल कनेक्शन है? क्या एक नंबर भर मिल जाने से, उसका रेफरेंस मिल जाने भर से क्या ये तय हो सकता है? क्योंकि पुणे पुलिस ने भी अभी इसको लेकर साफ तौर पर कुछ भी नहीं कहा है। उन्होंने ये जरूर कहा है कि जो नंबर है वो उनके नाम से दिखता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो एहतियात बरतते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहा कि खाली नंबर भर मिलने से ये कनेक्शन नहीं जोड़ा जा सकता है। और फिर दिग्विजय सिंह सामने आए, उन्होंने अपनी सफाई दी है। दिग्विजय सिंह का कहना है कि ये तो तमाम जगहों पर मेरा नंबर जो है वो सर्कुलेट हुआ है और 4 साल से मैं इसे इस्तेमाल भी नहीं करता हूं। तो ये दिग्विजय सिंह की तरफ से सफाई आई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या मध्य प्रदेश के असेंबली इलेक्शन में इससे कांग्रेस को कोई नुकसान होगा या बीजेपी को कोई फायदा होगा? क्या बीजेपी सिर्फ इतनी सी बात सामने आने से क्या ज्यादा उत्साहित नजर आ रही है? इस पर बात करने के लिए अब एक खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं। उनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ मौजूद हैं अनुराग वर्मा साहब, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट है। अनुराग जी, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका जी सलाम में। आप किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे मामले को? क्या वाकई में आपको लगता है कि एक चिट्ठी में एक थर्ड पर्सन की अगर खत में एक नंबर आ जाता है दिग्विजय सिंह का, जो पहले से ही पब्लिक है, तो क्या सीधे तौर पर नक्सल कनेक्शन जोड़ा जा सकता है? देखिए, इस मामले में अगर मैं अपना 20 साल 22 साल 25 साल का जो भी है, मैं अपना पत्रकारिता के कैरियर को अगर मैं देखूं, तो इसमें अगर राजनीतिक गलियारों में जो हम लोग घूमे कि जो ट्रेडिशनल लीडरशिप थी, जो पुराने नेता थे, जिस लीगेसी से दिग्विजय जी भी आते हैं, उस जमाने में उस टाइप की जो लीडर्स थे वो लोग बड़े ओपन होते थे। मतलब वहां पे किसी का भी आना जाना ऐसा कोई बड़ा रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता था। और इनफैक्ट मतलब कि पूरे जितने भी लोग पब्लिक लाइफ में हैं उनके यहाँ कोई भी आ जा सकता है। तो अगर आप एक बड़े नेता हैं, आपके घर पे कोई आ रहा है, आप उसकी पहले इंक्वायरी नहीं कराते कि आपसे मिलने कौन आया है। ये तो फिर भी एक फोन नंबर है जी, ठीक है। आप अगर दूसरी बात करें कि उनके फोन पे किसी ने फोन किया, अब उसमें ये नहीं पता चल रहा है कि उस पर कितनी देर बात हुई, क्या बात हुई, उसका तो कोई रिकॉर्ड है नहीं। लेकिन एक चीज और भी है कि ये जो एपिसोड है, अगर इसमें कहीं कोई सच्चाई है तो ये भारतीय लोकतंत्र का जो विकृत होता जा रहा स्वरूप है वो दिखा रहा है कि हमारे राजनेता आज सत्ता के लिए और
जो अपने आप को रिलेवेंस बनाए रखने के लिए किस हद तक कहां तक जा सकते हैं इसमें, क्योंकि अभी तो रूल आउट किसी ने नहीं किया है कि भाई कि क्या था अभी तो जो मुल्जिमीन है उनके ऊपर भी अभी जो है वो आरोप जो है एक तरह से अभी प्रूवन नहीं है। अभी उन्हीं को लेकर उनके ऊपर केस चला है कि किस तरह से उनकी नक्सल कनेक्शन है। अगर उसमें से थर्ड पार्टी को लेकर अगर कोई फोन नंबर दिग्विजय सिंह का वहां दिख जाता है तो क्या आपको लग रहा है जिस तरह से संबित पात्रा ने आकर सामने बड़ी बड़ी बातें की हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस तक कर डाली? संबित पात्रा जी की बात में एक बहुत मेजर लैप्स है। वो कह रहे कांग्रेस कार्रवाई करे। सरकार भाजपा की है, कांग्रेस की नहीं है। कार्रवाई ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, इसमें ये कोई पार्टी के लेवल का आप इसे कांग्रेस का लीडर समझ के नहीं, बल्कि आप नक्सल कनेक्शन देखकर आप कार्रवाई करिए उनके ऊपर। कार्रवाई राहुल गांधी ने नहीं करनी है, उसमें कार्रवाई इस देश की न्याय व्यवस्था ने, कानून व्यवस्था ने, पुलिस ने करनी है। इसमें कांग्रेस अगर कार्रवाई नहीं करेगी तो क्या भाजपा कार्रवाई, ये सरकार, भारत की जो सरकार है, मोदी सरकार, वो कार्रवाई नहीं करेगी? वो क्या कहेगी राहुल जी कार्रवाई करेंगे? नहीं, उसमें कार्रवाई करना इनका काम है, सरकार का काम है, पुलिस का काम है, जो सरकार के अंदर में उनके पास आता है। उसमें राहुल गांधी का कोई रोल नहीं। बिल्कुल। एक और खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में फिलहाल जुड़ गए हैं, रंजीत कुमार साहब, पॉलिटिकल एनालिस्ट। रंजीत जी, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका जी सलाम में। मेरा सवाल आपसे यह है कि आप इस पूरे मामले को किस तरह से देख रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि मध्य प्रदेश असेंबली इलेक्शन को देखकर और दूसरी तमाम जो और रियासतों में असेंबली इलेक्शन है उनको देखकर, और अगर दिग्विजय सिंह का कनेक्शन देखें तो जाहिर सी बात है सीधे तौर पर इसे मध्य प्रदेश से जोड़ा जाएगा। क्या इस वजह से इस मामले को इतना तूल दिया जा रहा है, या वाकई में आपको लगता है कि कुछ न कुछ तो है, कुछ न कुछ फिशी तो जरूर है? देखिए, जो शुरुआत है, जो आपने टॉपिक रखा जी, तो टॉपिक तो यही है कि जो ये घटना हुई है कोरेगांव वाला, तो ये ऐसी घटना है, ऐसी कई और घटनाएं, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं और ऐसी घटना होनी नहीं चाहिए। सरकारों को एक्शन बहुत ही कड़े तरीके से लेना चाहिए। हाँ, इसमें किसी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। एक बात तो ये होगी जी। और मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूँ कि ये जो आप बात आ जाती है कि दिग्विजय साहब का कनेक्शन की है। अब देखिए, आपको याद होगा जमाने पहले जब अर्जुन सिंह साहब थे चीफ मिनिस्टर और राजनारायण सिंह जी थे, वो जमाने में चंबल में कई डाकुओं को समर्पण करवाया जी इन लोगों ने। ठीक है, जब वो समर्पण कराया और उनको मेन स्ट्रीम में लाया गया। ठीक है, अगर उस समय फोन होता जी और इस तरह से होता तो शायद उनपे भी यही बात होती। एक बात तो ये हो गई। ठीक है, दूसरी एक बात, क्या राजनीतिक समाज के लोग संवाद नहीं करेंगे? संवाद तो करेंगे। संवाद तो राजनीतिक समाज का अभिन्न अंग है, उसको तो उसमें संवाद होना लाजमी है। तो हम ऐसे नहीं है दरकिनार कर सकते कि साहब संवाद कर दिया तो हाँ। लेकिन इसमें जिस तरह से एक लाइन जो पूरा लेटर इसमें लिखी हुई है कि मेरे फ्रेंड, मेरे मित्र का, मेरे दोस्त का एक नंबर है, आप उनसे बात कर लें। तो एक तो होता है कि एक आप डायलॉग कर रहे हैं और एक दूसरा फ्रेंड कहकर अगर किसी राजनीतिक, किसी सियासी लीडर को अगर इस तरह से मुखातिब किया जा रहा है तो इसका मतलब वो सिर्फ एक डायलॉग का प्रोसेस नहीं बल्कि उससे थोड़ा सा आगे का मामला है। नहीं, मैं आपकी बात से थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं रखूंगा, क्योंकि देखिए सेकंड आदमी क्या बोल रहा है ये फर्स्ट आदमी की जिम्मेदारी नहीं है। फर्स्ट आदमी ने किस रूप में उसको साथ इंटरेक्ट किया है, सेकंड आदमी उसको किस तरह से पेश करता है, ये सेकंड आदमी का अपना ओपिनियन है। ठीक है, हम इस पे एक अनुमानित एक कोई बात कह सकते हैं मैडम, पर इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी मैं वही एक बात कह रहा हूँ कि राजनीतिक समाज में संवाद बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और तो क्या आपको लग रहा है कि ये मामला अभी तूल दिया जाएगा, इसको खूब उछाला जाएगा जब तक मध्य प्रदेश में वोटिंग है, और फिर उसके बाद इसे उसी तरह से ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? क्योंकि दिग्विजय सिंह को टारगेट किया जा रहा है, जाहिर सी बात है एक वो मौका, एक वो लिया जा रहा है ताकि मध्य प्रदेश में दिग्विजय के सहारे कांग्रेस को टारगेट किया जा सके और उन्हें दिखाया जा सके कि किस तरह से जो उनके लीडर हैं वो एंटी नेशनल है। देखिए, एक दिग्विजय सिंह जी के बारे में आपने क्योंकि पॉइंट आउट किया है, देखिए दिग्विजय सिंह साहब का तो अपने ही पार्टी में कई बार उन्होंने अपने ही बड़े नेताओं पे सवाल खड़े किए। जैसे उन्होंने कहा कि पी चिदम्बरम साहब बौद्धिक आतंकवाद हैं, ऐसे करके कई लोगों पे अलग राय रखते हैं। एक चीज आप समझ लीजिए, दिग्विजय साहब की अगर आप राजनीति देखेंगे, उनके बयान देखेंगे, तो आपको ये जरूर समझ में आएगा कि एक तो वो बड़े बेबाक तरीके से हर विषय पे बात रखते हैं, है ना, उसमें कोई लाग लपेट नहीं है उनकी। ठीक है, दूसरी
अब ये दूसरी बात जो अब आपकी आ रही है कि ये जो चुनाव में शायद ये चुनाव के बाद बंद हो जाएगा या चुनाव तक ही है। अब देखिए चुनाव के वक्त माइक्रो लेवल पे अगर आप जाएंगे, ये जो इस तरह की चीजें जो आम जनता तक मध्य प्रदेश में शहडोल में या छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा के किसी व्यक्ति को इससे असर पड़ेगा, ये थोड़ा सा आप समझ सकते हैं। इतना तो मुझे नहीं लगता कि कोई इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। हाँ, अनुराग जी आपको क्या लग रहा है? आपको क्या वाकई में लग रहा है कि देखिए अगर मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें फिलहाल तो दिग्विजय सिंह हुआ करते थे वो तो अब है नहीं। खुद मध्य प्रदेश कांग्रेस में उनका वो वकार नहीं रहा है और यही वजह है कि वो बिल्कुल साइडलाइन है, यही वजह है कि वो रैलियों में नजर नहीं आते हैं। तो ऐसे में क्या दिग्विजय सिंह को सिर्फ चेहरा बनाकर दरअसल टारगेट जो है वो कांग्रेस को करना है ताकि मध्य प्रदेश में एक तरह से बताया जा सके कि देखिए आप कांग्रेस जो है उनके नेता तो नक्सलियों से जुड़े हुए हैं? देखिए अब मैं थोड़ा सा एक चीज ऐड करूंगा आप लोग की बात। देखिए दिग्विजय सिंह जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उस समय छत्तीसगढ़ नहीं होता था, जितना मुझे याद है। एक बहुत बड़ा स्टेट होता था, वो पूरा रूल करते थे, तो उनका इन्फ्लुएंस और बहुत लंबे समय तक 2 टर्म ये रहे थे, तो इनका बड़ा अच्छा इन्फ्लुएंस होता था उस क्षेत्र में। लेकिन जिस तरह से राजनीति बदली, कांग्रेस की अपनी ही राजनीति बदली, उस तरह से उसमें ये थोड़ा सा साइड लाइन हुए। लेकिन अगर आप कांग्रेस के अंदर की राजनीति भी देखें तो वहां भी टसल चल रही है कि कौन असली कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है या कौन एक्चुअल कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि वहां पे भी बहुत कंफ्यूजन है कि वहां पे एक्चुअल लीड किसके हाथ में आएगी। तो इसको उछालने का काम आप मतलब मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दूंगा कि कांग्रेस के नेता भी करेंगे, इस मुद्दे का इस्तेमाल कांग्रेस के लीडर्स भी करेंगे। और नंबर 2 एक चीज क्या है कि एक बहुत ही सवाल उठ के आता है कि ऐसा क्या हुआ कि इसको चुनाव से वोटिंग के दौरान क्यों ऐसा ये चीजें उछाली जा रही है। तो पुरानी बात है, ये तो काफी दिनों से जो है चल रही है जी। तो ये एकदम से क्या ऐसा इसमें इतनी बड़ी नई चीज आ गई और हमारे भाजपा के नेता उनसे राहुल गांधी से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, ये बड़ी विचित्र चीज है। क्योंकि एक चीज इसमें और है कि अभी कांग्रेस खुद भी एक कहीं ना कहीं राष्ट्रीय मतलब उनको जो भाजपा ने उनकी जो टैगिंग करी है कि ये राष्ट्रवादी नहीं है। अब राष्ट्रवादी की उनकी परिभाषा अलग होगी, हाँ, लेकिन जो भी परिभाषा है उसके हिसाब से अपनी परिभाषा है आजकल तो नेशनलिज्म की भी, तो वो राष्ट्रवादी पार्टी नहीं है। तो इस सिचुएशन में अगर इस कनेक्शन को देखिए, जो वोटर है जो वहां वोट डालने जा रहा है वो है जो नक्सलवाद से परेशान है और वो किसी न किसी तरह से वो नक्सलियों की धमकी को अनसुना करके या उससे ना डर के या उससे छुप के वोट देने आ रहा है। हाँ, तो जाहिर सी बात है उसमें ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि देखिए एक तरफ ये है और दूसरी तरफ आप देखिए किस तरह से कांग्रेस के लीडर जो हैं वो नक्सलियों की मदद कर रहे हैं। अर्बन नक्सल जो एक नई टर्म इजाद की गई है उनकी वो दरअसल मदद कर रहे हैं। रंजीत जी, क्या आपको ये लगता है कि फिलहाल जिस तरह से हम पूरी सिचुएशन देख रहे हैं अभी और लगातार हम ये देख रहे हैं कि ये बताया जा रहा है कि बीजेपी एक नेशनलिस्ट पार्टी है और कांग्रेस जो है वो दरअसल नेशनलिस्ट पार्टी नहीं है। नेशनलिज्म की भी अपनी अपनी सबकी अपनी अपनी डेफिनेशंस हैं। ये भी एक अजीब सी बात है कि सबने अपनी अपनी डेफिनेशन जो है वो गढ़नी है। कौन कितना नेशनलिस्ट है ये हर कोई एक दूसरे को सर्टिफिकेट देता हुआ नजर आ रहा है। क्या इतनी भर बात से कि दिग्विजय सिंह का नंबर एक लेटर में लिखा हुआ है, किस हवाले से, किस तरह से, क्या अभी खुद पुणे के जो डीसीपी हैं उनसे बात की गई तो उन्होंने भी कुछ बहुत क्लियरली उन्होंने कुछ भी नहीं कहा इस मामले को लेकर। बीजेपी का इस तरह से हमलावर हो जाना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, राहुल गांधी से कांग्रेस से सवाल पूछना, दिग्विजय को पार्टी से निकाल देने की बात तक करना, क्या आपको लग रहा है कि बिला वजह बहुत ज्यादा तूल देने की कोशिश की जा रही है और अभी देखना चाहिए कि आखिर इसमें निकलकर क्या आता है? देखिए, इसमें जो दिग्विजय साहब के जो इंटरेक्शन की बात है, जितना संवेदनशील से बनाया जा रहा है उतना है नहीं। क्यों? क्योंकि उनका जो मोबाइल नंबर है या कोई नंबर होगा लैंडलाइन भी, आप आज के डेट में तो सबको अवेलेबल है। अगर सिर्फ पत्र पे पढ़ के किसी का नंबर से अगर आप ये डिसाइड कर लें कि ये उनकी तरफ हैं, तो फिर तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा। ऐसे कैसे चलेगा? कोई किसी का भी नंबर लिख सकता है, किसी भी वजह से रख सकता है। आपके पास भी कई नंबर होंगे किसी व्यक्ति, तो क्या आपका कनेक्शन हो गया उनके साथ, या आपने किस तरह से वार्तालाप करी है, ये तो आप ए पार्टी और बी पार्टी के बीच की बात है ना। तो ऐसा नहीं है। दूसरा, ये सिर्फ देखिए, ये आपको ये बता दूं कि अभी जिस तरह के समाज में और पॉलिटिकल जो लोग हैं वो तो सवाल ही नहीं करते। बातचीत, देखिए, शोर बातचीत करना
कोई गलत काम तो नहीं है जी। बातचीत करना गलत काम है, संवाद करना किसी से क्या गलत काम है? लेकिन आप पार्लियामेंट में या विधानसभा में जाएं, अभी एक शोध आया था, मैं अखबार में पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि 70% लोग उसमें बहस ही नहीं करते, संवाद ही नहीं है। तो क्या हम ऐसी डेमोक्रेटिक तो क्या इसके जरिए ये भी दिखाने की कोशिश की, क्योंकि लगातार ये कहा जाता है बीजेपी की तरफ से कि कांग्रेस जो है वो आतंकवादियों की पार्टी है, कभी कहा जाता है नक्सलियों की पार्टी है, कभी दूसरी तरीके से एक प्रो मुस्लिम पार्टी कहकर, इस तमाम टैग्स जो हैं जो कांग्रेस पर लगाए जाते हैं, क्या आपको लग रहा है कि उसी तरह से इसको भी भुनाने की पूरी कोशिश की जाएगी? देखिए बीजेपी क्या कह रही है, देखिए पॉलिटिकल उनकी अपनी, देखिए देश में दो बड़ी पार्टियां हैं, जाहिर बात है वो एक से इत्तेफाक करेंगे, दूसरा उनको इत्तेफाक नहीं करेगा, ये तो ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, बात जब ये आती है कि किसी के ऊपर आप इस तरीके से एलिगेशन लगाते हैं, तो इसका या तो पहले तो पूरा एक तरह से क्या बोलते हैं इंटेरोगेशन हो जाए तो हम उसको कह सकते हैं। अभी शुरुआती फेज में चुनावी इलेक्शन के दौरान और इस तरीके से चीजें आती है, तो देखिए एक तो पूरी चीज सीधे सीधी क्लियर है, ये पॉलिटिकल तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक दूसरी कि अगर आप ये देखें कि जिस तरीके से दिग्विजय साहब पिछले 10 साल 15 साल के आप बयान उनके देखिए, जब यूपीए सरकार थी उन्होंने यूपीए के मंत्रियों को कई बार बोला, ऐसा नहीं है दिग्विजय साहब ने कोई, हाँ वो इसी वजह से ये भी है कि वो अपनी पार्टी में साइडलाइन भी हो गए, क्योंकि वो कभी भी कहीं पर भी कुछ भी बोल देते हैं, वो नाप तोल कर चीजों को नहीं सामने रखते हैं, और यही वजह है कि इतने दिग्गज लीडर होने के बावजूद भी वो अपनी ही पार्टी में जो है वो साइडलाइन हो गए हैं। अनुराग जी, क्या अगर हम देखें इस पूरे मामले को अगर हम देखते हैं, तो आपको लग रहा है बीजेपी ने जल्दबाजी की है? एक बड़ी पार्टी, एक जिम्मेदार पार्टी होने के नाते, एक ऐसी पार्टी जो इख्तिदार में है, जिसके हाथ में तमाम जिम्मा है, पुलिस अभी आके कुछ भी उसने नहीं कहा है, कोई प्रूफ सामने नहीं आए हैं, समन तक जारी नहीं किया गया है, और ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना, कांग्रेस से सवाल पूछना, पूरा इल्जाम ही लगा देना, जब अभी तक कुछ तय भी नहीं हुआ है। देखिए एक चीज सबसे बड़ी ये है कि राजनीति में कोई लाइन तो बनी नहीं है कि इसी पे चलना है। यहाँ तो जीतने के लिए और सत्ता में आने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। तो ये मतलब बीजेपी ने क्या, लेकिन अगर इतना सेंसिटिव मामला हो, जो नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा मामला हो, एक ये है कि आप पॉलिटिक्स में होता है, आप इल्जाम लगाइए, वो जवाब देंगे, ये तो बिल्कुल एक रीत है, और ये इलेक्शन हो तो ये बिल्कुल पूरे जोर पर आ जाता है। लेकिन एक नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा मामला, इतना सेंसिटिव मामला, जिसमें एक एक बात जो है वो फूक फूक कर कहनी चाहिए आपको, क्योंकि इससे किसी के ऊपर भी किसी तरह का असर हो सकता है। देखिए अभी तक जिस तरह से हो रहा है, इवन जो भाजपा के प्रवक्ता का डॉक्टर पात्रा का जो बयान था, अगर आप उसको सुने तो उन्होंने कोई बहुत ज्यादा मतलब सरकार की तरफ से बयान नहीं दिया। उनका जो बयान था वो बड़ा ही राजनीतिक, हाँ बिल्कुल वो उनका बयान जो है बड़ा राजनीतिक है कि उसमें राहुल गांधी कार्रवाई करें। दूसरा एक चीज और कि जो कांग्रेस कभी जो है उनकी कभी किसी से अलाइन किया जाता है, कभी किसी, अभी डिस्कशन हो रहा था, मुझे तो ऐसा लगता है कांग्रेस को खुद ही नहीं पता कि वो किसके साथ जो है उनकी अपनी विचारधारा क्या, हर पार्टी के अलग नेता की अलग अलग विचारधाराएं हैं। तो ये कांग्रेस अपनी समस्याओं से जूझ रही है, और उसमें इस तरह का जो पैतरा है वो इनको मुश्किल कर सकता है, जो मुझे लग रहा है। ये भाजपा की स्ट्रैटेजी की जो टीम है और जो कांग्रेस की स्ट्रैटेजी की टीम, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। ये हमें समझने की जरूरत है। कांग्रेस के पास कोई ऐसी स्ट्रैटेजिस्ट लोग नहीं है, या वो साइडलाइन हो गए हैं, जो थे वो साइडलाइन हो गए हैं। तो इस मैटर को किस तरह से डील करना है, जैसे जैसे चुनाव के, क्योंकि अगर यही उल्टा होता, अगर यही इल्जाम जो है अगर बीजेपी के किसी लीडर पे लगा होता, तो हम ये देखते कि सुबह से शाम तक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती, पूरी सफाइयां दी जाती, मिनिस्टर से लेकर बड़े लीडर तमाम सामने आ जाते। अभी हम ये देख रहे हैं कि दिग्विजय अब अकेले हैं, खुद अपनी सफाई वो खुद ही दे रहे हैं, पार्टी की तरफ से कोई सफाई नहीं आई है उनकी अभी। यही फर्क है कि जिस तरह से बीजेपी के पास जो खैर वो एक राजनीति में होता है कि आपको अपने स्ट्रैटेजिस्ट को किससे ने सोचना है कि क्या उसने करना है, प्रवक्ताओं की टीम उसमें बोलेगी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेगी। कांग्रेस में एकदम कुछ पता ही नहीं लग रहा है कि वो कर क्या रहे हैं, किस तरह से उनकी पार्टी को अगले चुनाव के बीच में किस तरह से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में इनको इसमें नुकसान होगा। ये बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे अगर इसको जो है इस सब्जेक्ट को इन्होंने तुरंत अच्छे से डील नहीं किया तो। रंजीत जी, आपको लग रहा है
आपको लग रहा है कि मध्य प्रदेश में जो फिलहाल ऐसा लग रहा है, अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि पोजीशन जो है वो अच्छी है कांग्रेस की, वहां पर टक्कर देती हुई कांग्रेस पूरी नजर आ रही है। 15 साल में पहली बार ऐसा नजर आ रहा है। क्या आपको लग रहा है कि ये एक दाव खेलने की कोशिश की है बीजेपी ने और इसका नुकसान हो सकता है कांग्रेस को वहां पर, खासतौर पर अभी छत्तीसगढ़ का एक फेज बचा हुआ है पूरा और मध्य प्रदेश का तो पूरा इलेक्शन बचा है अभी? देखिए, इंटरवेंशन है डीसीपी साहब की, सुभाष जी की, तो मैं उसमें नहीं कुछ कह पाऊंगा कि कैसे उन्होंने क्या रीड करके किया है माइक्रो लेवल पे। लेकिन हाँ, ये जरूर है इस वक्त ऐसी चीजें आई हैं निकल के, तो जाहिर बात है कि सीधी सीधी बात है, ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल ड्रामा या पॉलिटिकल आप कह सकते हैं इशू बनाने की बात है। लेकिन आप वहीं एक तरफ देखें कि इस चुनाव में जो दिग्विजय साहब का बिल्कुल अलग तरीके का एक साइडलाइन किया गया मध्य प्रदेश में। खुद उन्होंने, आपने पीछे देखा कि उन्होंने कहा आप कांग्रेस को वोट दो, मेरे पे मत जाओ, मैं बोलता हूं तो कई नुकसान हो जाता है पार्टी को हो जाता है। वो खुद कर और साइडलाइन कर रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है ना। लेकिन कांग्रेस साइडलाइन कर रही है नहीं कर रही, ये तो एक बात अलग विषय है। लेकिन बीजेपी उनको नहीं छोड़ रही। बीजेपी सोच रही है कि दिग्विजय साहब पे जितने हम चीजें लगा सकें, क्योंकि उनको मतलब बीजेपी जो है एक ऐसे शख्स को अहमियत दे रही है या एक ऐसे शख्स पे दाव खेल रही है जिसपे खुद उसकी पार्टी ने दाव खेलना अभी एक तरह से बंद कर दिया है। उनकी अहमियत पार्टी में वो रही ही नहीं है। एक स्ट्रेटेजिस्ट वो जरूर हो सकते हैं, उतनी उनकी अहमियत है, लेकिन टिकट बंटवारे से लेकर और तमाम चीजों को लेकर खुद मध्य प्रदेश में, आप नेशनल लेवल पर तो छोड़ दीजिए, मध्य प्रदेश में भी अब उनकी अहमियत जो है, जो एक कद्दावर नेता हुआ करते थे, वो अभी फिलहाल उनकी ही पार्टी में खत्म हो गई है, जिसको बीजेपी पूरी तरीके से भुनाने की कोशिश कर रही है। देखना अब ये बेहद अहम होगा कि जो पूरे उनके ऊपर इल्जामात लगे हैं, जिसको लेकर उन्होंने सफाई दे भी दी है कि मुझे पहले देशद्रोही बताया गया था, अब नक्सल हामी बताया जा रहा है, तो मुझ पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती, क्यों नहीं मुझे गिरफ्तार किया जाता, ये कहना है दिग्विजय सिंह का। अब आगे देखना होगा कि क्या कुछ होता है, क्या वाकई में कुछ प्रूफ हो पाता है, क्योंकि अभी सिर्फ ऊपरी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का स्टूडियो में आने के लिए, इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। जी सलाम, हिंदुस्तान की उम्मीद।